गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम अपने यूनिट 2 को शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 2 में अपन 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक्स, सेकंड वन इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड थर्ड वन इज़ इवोल्यूशन। तो सबसे पहले अपन जेनेटिक्स की शुरुआत करते हैं। जेनेटिक्स में अपन को बेसिक सी सुपरफिशियल मैं बोलूँ कि ओवरव्यू ही लेना है पूरी सिलेबस का। ठीक है? बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ सिलेबस दिया हुआ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन को कुछ पढ़ना है नहीं। ठीक है? तो अपन शुरुआत करते हैं अपना जो 5th चैप्टर है जेनेटिक्स। 4 चैप्टर अपन यूनिट 1 में कवर करके आ चुके हैं। 5वां चैप्टर है जेनेटिक्स। ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अपने चैप्टर का नाम है। वंशागति और विविधता के सिद्धांत कौन-कौन से हैं, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जेनेटिक्स होता क्या है? ठीक है? इसके बारे में अपन बात करेंगे। जेनेटिक्स आनुवांशिकी या वंशागति नहीं, आनुवांशिकी होता क्या है, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ये दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स अपार्ट इसके अलावा जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरेडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके जीन्स किस टाइप से काम कर रहे हैं, कौन-कौन से जीन्स उसमें पाए जाते हैं, किस-किस टाइप से जेनेटिक वेरिएशन होता है। कोई भी 2 अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो एक-दूसरे से अलग क्यों है? उनका जेनेटिक बेस क्या रहा होगा जिसके बिहाफ़ पे वो अलग-अलग हैं। इसके बारे में बात करेंगे या फिर अपन मैं बात बात करूँ कि वो मैंगो का प्लांट मैंगो का ही सीड क्यों प्रोड्यूस करेगा, हाथी का बच्चा हाथी क्यों होगा, बंदर का बच्चा बंदर ही क्यों होगा। ये सारी चीज़ें अपन अपन को जीन्स के थ्रू पता लगती हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या इन एक टर्म आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस दैट इज़ वंशागति, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई भी चीज़ कैसे जा रही है, ठीक है? It is the process by which character are passed on from parent to offspring and it forms on the basis of heredity. कोई भी पेरेंट है उनसे उनके ऑफस्प्रिंग में कोई भी कैरेक्टर गया, इनहेरिट कैसे हुआ, ठीक है? उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके अलावा एक टर्म आती है वेरिएशन। वेरिएशन में अपन क्या बात करते हैं? द डिग्री The degree it is the degree by which a progeny differ from their parents. अपने पेरेंट्स के थ्रू पेरेंट्स से वो डिफर करती है, इसके बारे में अपन वेरिएशन में बात करते हैं। वेरिएशन के कॉज़ कौन-कौन से होते हैं? क्यों भई को ये जो अपना मान लो पेरेंट है और ये उसकी ऑफस्प्रिंग है, ठीक है? तो क्यों इनमें कोई भी डिफरेंस आए होंगे? क्या-क्या रीज़न रहे होंगे? कैसे वेरिएशन आए? इनके बारे में अपन बात करते हैं। वेरिएशन के कॉज़ क्या हो सकता है? हो सकता है कोई रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, हो सकता है कि जीन्स है उनका रीशफ़लिंग हुआ होगा, हो सकता है पहले ये जीन एक्सप्रेस कर रहे थे, अब से दूसरे टाइप के जीन एक्सप्रेस करने लग गए या फिर हो सकता है कि उनमें म्यूटेशन हुआ होगा और म्यूटेशन के कारण कोई दूसरे अपन को जीन्स क की एक्सप्रेसिविटी देखने को मिली होगी, ठीक है? अब अपन बात करते हैं मेंडल्स की लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इनहेरिटेंस को डिफाइन करने के लिए कौन-कौन से लॉज़ दिए, किस टाइप से उसने लॉज़ देने की शुरुआत की होगी, किस टाइप से उसने काम करना शुरू किया होगा, कौन से प्लांट को लिया, उस प्लांट पे कैसे काम किया, कौन-कौन से उसके कैरेक्टर्स को कंसीडर किया और कौन से 3 लॉ दिए, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं Mendel conducted 7 years of hybridization research on garden pea Pisum sativum। तो मैं जिसके आगे बॉक्स बना रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए? गार्डन पी पे। गार्डन पी का साइंटिफिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। ओके एंड पोस्टुलेट द रोल ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग बीइंग्स। इसने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट करके पूरी जेनेटिक्स को हिला दिया है। ही इज़ नोन एज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसने सिलेक्शन कैसे किया पी प्लांट का? मेंडल यूज्ड गार्डन पी पाइसम सैटिवम फॉर रिसर्च फॉलोइंग रीज़न। क्यों इसने प्रेफ़र किया गार्डन पी को? कोई और भी तो प्लांट ले सकता था, कुत्ता-बिल्ली भी तो ले सकता था, चूहिया भी तो ले सकता था। लेकिन इसने क्यों गार्डन पी को ही सेलेक्ट किया? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो क्योंकि ये प्लांट एनुअल प्लांट है, 1 साल बोया फिर दूसरे साल नई फसल आ जाएगी, मतलब उसकी प्रोजेनिस को अपन फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली इसकी प्रोजेनिस को रीड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये वो ह्यूमन की लाइफ साइकिल पे स्टडी करना चाहता या फिर उसको एज़ अ मॉडल ऑर्गेनिज़्म लेता, तो ह्यूमन की लाइफ़स्टाइल कितने टाइम की होती है? और लगभग यूँ मान लो कि अब तो 80 साल मान लो, 100 साल मान लो।
तो एक साइकिल के लिए वो 100 साल वेट करता। मान लो कि एक ये, फिर 100 साल बाद ये, फिर ये 100 साल बाद ये, 100 ऐसे करके वो बहुत कम, या फिर मान लो कि इसकी रिप्रोडक्टिव एज को कंसिडर कर लो, 25 साल का होएगा तब इसने बच्चा दिया, ये फिर आगे जाके 25 साल का होगा, इसने बच्चा पैदा किया। तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता उसे। इसलिए उसने एक ऐसा ऑर्गेनिज़्म मॉडल और ऑर्गेनिज़्म चूज़ किया जिसमें जिसकी लाइफ स्पैन बहुत कम थी। यहाँ तक की बात क्लियर है? सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स, मेंडल यूज्ड ये अपन ने बात कर ली कि क्यों-क्यों है ना, असल इसके कौन-कौन से रीज़न है जिनके बारे में इसने जिनकी वजह से इसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। पी प्लांट हैज़ अ न्यूमरस यूनिक एंड ऑपोजिंग पर्सनैलिटीज़, जैसे कि लंबी फली, छोटी फली, ग्रीन बीज, येलो बीज, बड़ा पौधा, छोटा पौधा, और फ्लावर की पोजीशन या यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है? एक्सियल या फिर साइड वाइज़, ठीक है? इसके पास बहुत सारे ऑपोजिंग कैरेक्टर्स है, इसलिए इसने चूज़ किया। इसके अलावा द प्ली प्लांट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, ठीक है? इसकी वजह से यूज़ किया इसने। Flower exhibits self-pollination. Self-pollination with reproductive whorls surrounded by the corolla. इसके अलावा इट इज़ अ सिंपल क्रॉस पॉलिनेशन, पी फ्लावर्स आर्टिफिशियली इनमें सिंपली अपन क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है यहाँ पे। द रिजल्टिंग हाइब्रिड्स आर फर्टाइल। ओके, अगर ये अपन ने क्रॉस पॉलिनेशन कराया और जो हाइब्रिड्स बन रहे हैं वो भी फर्टाइल है, वो भी आगे जाके प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? मेथोडोलॉजी क्या रही होगी मेंडल के काम करने की? ही वाज अ सक्सेसफुल इन एक्सपेरिमेंट बिकॉज़ ही जस्ट स्टडीड वन कैरेक्टर एट अ टाइम। इसने एक कैरेक्टर को कंसीडर किया एक टाइम पे, इसलिए हो सकता है कि ये सक्सेसफुल हुआ होगा। He employed every he employed every known means to avoid cross pollination from unwanted pollen grains. वो क्रॉस पोलिनेशन नहीं चाह रहा था अपने पौधों में, तो इसने क्रॉस पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है? ही यूज्ड मैथमेटिक्स। अब मेंडल को मैथ्स का भी अच्छा नॉलेज था, बायोलॉजी का भी अच्छा नॉलेज था, स्टैट्स का भी बहुत अच्छा नॉलेज था। बेसिकली ये एक बहुत बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है कि उसकी थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। उस टाइम में इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी एक ये भी था कि उस टाइम में इसकी थ्योरीज़ जो इसके साथ वाले साइंटिस्ट थे उनको समझ तक नहीं आई। क्योंकि कोई भी अगर ये बायोलॉजी का साइंटिस्ट है, उसे बायोलॉजी का अच्छा नॉलेज है, लेकिन मैथ्स का इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि इसकी जो कैलकुलेशन है, उनको वो नहीं समझ पाया होगा। ठीक है? He used mathematics and statistics to analyze the data he acquired. Mendel chosen 7 opposing garden pea characters. 7 उसने contrasting characters लिए his characteristic for his hybridization experiments. Mendel investigate contrasting character in pea. ठीक है? मेंडल ने यूज किया ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस टू परफॉर्म आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस पोलिनेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पोलिनेशन के लिए इसने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग ब्रीडिंग लाइंस को इसने यूज किया, ठीक है? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस आर दोज दैट एग्जिबिट consistent that inherit or undertake continuous self-pollination. The hybridization experiment comprise emasculation. एंथर को रिमूव करने की प्रोसेस क्या है? इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन क्या है? एंथर को रिमूव करा। एंड पोलन ट्रांसफर, दैट इज पोलन ट्रांसफर किया, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? पोलिनेशन। इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके जो 7 कैरेक्टर, इसने कौन-कौन से 7 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था। तो इनको बहुत अच्छे से समझने के लिए अपने बुक में एक डायग्राम बनाया हुआ है। उस डायग्राम को सबसे पहले अपन अच्छे से देख लेते हैं। कोई भी सीड है, उसकी शेप कैसी है? अब उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को भी इसने कंसीडर किया था, तो कौन-सा डोमिनेंट ट्रेट है, कौन-सा रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है? कौन-सा प्रभावी है, कौन-सा अप्रभावी ट्रेट है, इनके बारे में अपन को अच्छे से देखना है। तो अगर सीड की शेप को मैं कंसीडर करूँ, तो राउंड शेप है जो कि डोमिनेंट है, और रिसेसिव ट्रेट है जो कि रिंकल्ड है, ठीक है? सीड के कलर के बारे में अगर भी मैं बात करूँ, तो डोमिनेंट ट्रेट है येलो और रिसेसिव ट्रेट है ग्रीन। फ्लावर के कलर के बारे में अगर यदि मैं बात करूँ, तो वायलेट कलर तो डोमिनेंट होगा और व्हाइट कलर रिसेसिव होगा। पोड के शेप, फली का शेप कैसा है? फुल है और कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ठीक है?
इसके अलावा पॉट का कलर क्या है? ग्रीन कलर की फली है या येलो कलर की फली है, ठीक है? फ्लावर की पोज़ीशन कैसी है? एक्सियल है कि टर्मिनल है? इसके अलावा स्टेम हाइट, स्टेम की हाइट लंबी है या फिर छोटी है, बोनी है, ठीक है? अब ये थोड़ा सेम लग रहा हो या फिर आपको हो सकता है याद करने में दिक्कत हो, तो अपन क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लो। अपन ने क्या करा, ये मान लो ये पी प्लांट का डायग्राम, ये क्या नहीं, ऐसा ही बनाओ एक बार, ठीक है? सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ये पी प्लांट, ठीक है? फिर ये फर्स्ट कैरेक्टर मैंने क्या लिया है, इसकी हाइट दिख रही है आपको? कुछ लंबाई 2 टाइप से होएगी, ठीक है? इसके अलावा मैं बोल रही हूँ कि ये प्लांट है, इसका इस पे पॉड लगा हुआ है, ठीक है? इसकी फली कैसी है, ठीक है? दूसरा कैरेक्टर ये हो गया, ठीक है? अब उस फली के अंदर ही तो बीज होएगा, तो तीसरा कैरेक्टर ये हो गया, ठीक है? इसके अलावा उस पे फूल लगा हुआ है, ठीक है? फूल एक्सियल है कि टर्मिनल है, ठीक है? चौथा कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ये हो गया। इसके अलावा क्या बचा? पॉट शेप हो गया, हाँ, अब ये जो पॉट का शेप हो गया, इसके अलावा एक पॉट का कलर भी हो गया, ठीक है? अब कुछ बचा क्या? शीट का शेप हो गया, शीट का कलर हो गया, ओके। एक काम करो, मैं डायग्राम को दोबारा से बनाती हूँ। मैंने इस पे क्या नंबरिंग गलत लगा दी। ये इस पे ये फली बना दो तुम, इसके अलावा इस पे एक फूल बना दो, ठीक है? और सबसे पहले एक क्या हो गया, इसका पॉट का शेप, पॉट का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, ठीक है? इसके अलावा फ्लावर की पोजीशन, इसके अलावा फ्लावर का कलर, ठीक है? इसके अलावा प्लांट की हाइट। तो ये एक डायग्राम देखते ही आपको सातों कैरेक्टर क्लिक हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है? इस एक डायग्राम के थ्रू अपन सातों कैरेक्टर को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में टेक्निक्स ऑफ मेंडल, मेंडल ने कैसे काम किया, तो इसमें इतनी बड़ी थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस डायग्राम को देखो, आप साइड में जो डायग्राम दिया हुआ है, अब मैंने आपको पहले एक इमैस्कुलेशन नाम का टर्म बताया था। एंथर को अगर ये अपन रिमूव करें तो उसको इमैस्कुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है? तो अपना ये फ्लावर है अपने पास, अपन ने इसमें क्या किया, एंथर को रिमूव करा, ठीक है? एंथर को रिमूव करा और इस पे अपने अपने जो वांटेड पोलन्स थे उनको ट्रांसफर करके पॉलिनेशन की प्रक्रिया कर दी। इमैस्कुलेशन क्या, रिमूवल ऑफ एंथर, और पॉलिनेशन क्या, ट्रांसफर कर दिया अपन ने अपने वांटेड पोलन्स को, ठीक है? फिर इनकी सेल्फिंग कराई, फिर इनको है ना ग्रो कराया, फिर ये सारे जो मेंडल के पेड़ सॉरी मटर के पेड़ बन गए, इनको ग्रो कराया और इनको आगे जाके अपन ने स्टडी किया, ठीक है? तो स्टेप्स इन मेकिंग क्रॉस इन अ पी, पी में अपन ने किस टाइप से मेंडल ने क्रॉस कराया था, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है? ये मेंडल की टेक्निक्स के बारे में बात कर ली है अपन ने। अब मेंडल मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, ठीक है? Uh, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली इनहेरिटेंस बाय वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक टाइम में एक कैरेक्टर को कंसीडर किया गया, फिर क्रॉस किया गया, फिर पेरेंट से प्रोजेनी में जो प्रोजेनी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, या कौन सा उनका जेनोटाइप का रेशियो है या कौन सा उसका फिनोटाइप का रेशियो है, इसके बारे में मेंडल ने स्टडी किया था, ठीक है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक टाइम में एक जीन को कंसीडर किया जाता है, इनहेरिटेंस बाय वन जीन, ठीक है? अब ये जो आपको साइड में डायग्राम दिख रहा है, इसको देखो, ये जो पेरेंट्स हैं, प्योर ब्रीड के इसने पेरेंट्स लिए हैं, टॉल प्योर ब्रीड में होएगा तो दिस वन, और ड्वार्फ अगर ये प्योर ब्रीड में होएगा तो स्मॉल टी, ठीक है? इसने इनको क्रॉस करा है, तो F1 जनरेशन में अपने पास जितने भी प्लांट आए, वो सारे लंबे थे लेकिन इम्प्योर थे। इम्प्योर का मतलब है कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब अपन ने क्या किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन कराओ, देखिए क्या आता है कि ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ठीक है? ये ऊपर की तरफ कॉर्नर में दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे कैपिटल टी आया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और यहाँ पे दोनों तरफ स्मॉल टी आया। ये अपन ने सेल्फिंग कराई अगर दी कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो देखो अपने पास 3 तो लंबे पौधे हैं और एक छोटा पौधा है, ठीक है? तो 3 तो टॉल प्लांट्स है और एक ड्वार्फ प्लांट्स है, ठीक है? इसके अलावा आगे देखो,
ये तो F2 जनरेशन की कहानी हो गई, ठीक है? अब ये 3 टोल में से भी एक तो टोल प्योर है और 2 टोल इम्प्योर है। एक तो कैपिटल टी तो प्योर है और जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो लंबा ही लेकिन ये इम्प्योर है, ठीक है? F3 जनरेशन में एक लंबा पौधा आया अपने पास, 3 टोल आए, 1 ड्वार्फ आया और ये जो ड्वार्फ था वो तो आगे जाके ऑब्वियसली उससे तो सारे ड्वार्फ ही आने थे, ठीक है? तो एफ मोनोहाइब्रिड F2 रेशियो अपना क्या रहा? F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड रेशियो अपना क्या रहा? फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो टॉल प्लांट्स तो 3 थे और ड्वार्फ प्लांट 1 था। जीनोटाइपिक रेशियो की अगर भी बात करें कैपिटल टी 1 था और ये कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्लांट थे और स्मॉल टी 1 था। तो अपना फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहा है 3:1 का, जीनोटाइपिक रेशियो अपना क्या रहा है 1:1 का, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट बात अपन करते हैं, इसने चेकर बोर्ड बनाया। चेकर बोर्ड मेथड या फिर पुन्नेट स्क्वायर होता क्या है? तो बेसिकली ये जो चौकड़ी जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसने चौकड़ी में ये लो चौकड़ी बना दी, ठीक है? इधर भी कुछ कैरेक्टर्स ले लिए, उधर भी कुछ कैरेक्टर ले लिए, इधर मदर वाले कैरेक्टर ले लिए, इधर मेल गेमेट वाले, इधर फीमेल गेमेट वाले, या फिर 2 प्लांट्स को क्रॉस करा रहे थे, इधर प्लांट 1 के, इधर प्लांट 2 के। इन दोनों के कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, फिर यहाँ पे कौन-कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं इन सब ये है अपनी पुन्नेट स्क्वायर मेथड या चेकर बोर्ड मेथड, ठीक है? अब ये दिया कौन से साइंटिस्ट ने था दैट इज़ रेजिने रेजिनेल्ड सी पुन्नेट नाम का साइंटिस्ट था। इसने चेकर बोर्ड मेथड या पुन्नेट स्क्वायर मेथड दिया था, ठीक है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरेशन टू एनालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर की फॉर्म में अपन जनरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर आपको साइड में डायग्राम में दिख रहा होगा। मेल गेमेट लाई हॉरिजॉन्टली एंड फीमेल गेमेट लाई वर्टिकली। मेल गेमेट्स को इसने हॉरिजॉन्टली रख दिया, फीमेल गेमेट को इसने वर्टिकली यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ तक की बात क्लियर है? नेक्स्ट अगर की अपन बात करें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपन ने देख लिया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्रॉस के ऊपर बेस्ड है मेंडल के पहले 2 नियम। पहला नियम है फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंट। एक प्लांट डोमिनेंट होएगा, दूसरा रिसेसिव होगा, ठीक है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय सेपरेट यूनिट नोन एज फैक्टर। मेंडल के टाइम उसको जीन का इतना नॉलेज नॉलेज नहीं था, तो वो है ना जीन को कोई बोलता था कि कोई फैक्टर या कारक है जो कि इन सब चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है? उसे जीन का बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं, ठीक है? फैक्टर्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। अब उसने क्या किया कि प्लांट देखा था तो देखा कि भई एक तो फ्लावर का ये कलर है या ये कलर है, पॉड का ये शेप है या ये शेप है और सीड ऐसा है या फिर रिंकल्ड है या राउंड है, ग्रीन कलर है या येलो कलर है। कंट्रास्टिंग सारे उसे कलर देखे तो उसे लगा कि हमेशा ये है ना पेयर में पाए जाते होंगे। एक उनमें से डोमिनेट कर जाता है, एक रिसेसिव हो जाता है, ठीक है? In dissimilar pair of functions, one dominate the other. डोमिनेंट क्या होता है? इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन और रेसेसिव क्या होता है? इट एक्सप्रेस इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर एलील। अब ये देखो डोमिनेंट क्या होता है? ऐसे कंसीडर करो तुम दिस वन। अब यहाँ पे मान लो कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा। लेकिन मान लो ये कैपिटल टी है और ये एक स्मॉल टी है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई ना, ये तो होमोजाइगस कंडीशन थी, तो ऑब्वियसली अगर नहीं मान लो यहाँ पे रेसेसिव वाले ट्रेट होते, दोनों स्मॉल टी होते, तो उससे भी स्मॉल टी ही आना था। लेकिन अगर ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन, लेकिन मैं कंसीडर करूंगी इस बार हेट्रोजाइगस कंडीशन। और इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अपना इफेक्ट दिखा गया, जो अपना प्रभाव दिखा गया, उसे ही अपन बोलेंगे डोमिनेंट है। एक तो मैं बोल रही हूँ प्लांट की हाइट लंबी है, दूसरा मैं बोल रही हूँ प्लांट की हाइट छोटी है। इन दोनों को जब क्रॉस कराया तो कौन सी प्लांट की हाइट आएगी? लंबी वाली आएगी, तो ये कैरेक्टर डोमिनेंट कर गया। इसके अलावा जब अपने पास डोमिनेंट वाला कैरेक्टर नहीं है, तो कौन एक्सप्रेस करेगा? ऑब्वियसली रिसेसिव करेगा। मान लो कि दोनों ही स्मॉल टी है, तो अपना जो रिजल्ट है वो तो स्मॉल टी ही आना है। पेड़ की जो हाइट है वो तो छोटी ही आनी है, ठीक है? तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसकी एब्सेंस में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है उसे अपन रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं, ठीक है?
दैट इज इन हेट्रोजाइगस स्टेट इट फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। हेट्रोजाइगस स्टेट में ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, रेसेसिव वाला जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, लेकिन जो एक्सप्रेस कर गया वो तो डोमिनेंट है, जो खुद को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अपन अगर दी क्रॉस कराएं टोल और ड्वार्फ प्लांट का, टोल क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ड्वार्फ क्या है, बोना और लंबा, बोने वाला स्मॉल टी, स्मॉल टी। इनकी अगर दी अपन ने क्रॉस कराया, ये वाला अपना पेरेंट्स थे, ठीक है। तो अब जब अब वन जनरेशन में क्या है, आए तो सारे लंबे ही, लेकिन वो प्योर नहीं थे, कैपिटल टी स्मॉल टी था इनके जीन का रेशियो, इनके जीन सॉरी, ठीक है। देयर आर टू एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। अब मैं बोल रहा हूँ, एक तो मैंने डोमिनेंस के बारे में बता दिया, रेसेसिवनेस के बारे में बता दिया, लेकिन हर बार ऐसा हो, हर एक चीज में ऐसा हो, कोई जरूरी नहीं है। इसके दो एग्जाम एक्सेप्शंस हैं, एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक है कोडोमिनेंस, जिनके बारे में अपन डिटेल स्टडी कुछ स्लाइड्स के बाद में करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात मैं करती हूँ सेकंड लॉ की, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। अगर यदि आप इसके नाम को भी अच्छे से देख लो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो रहे हैं, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, गेमेट प्योर हो गए, सारे अलग अलग हो गए, मतलब कैपिटल टी ये स्मॉल टी ये स्मॉल टी ये कैपिटल टी, ये सारे अलग अलग हो गए, तो ऑब्वियसली प्योर फॉर्म तो आएगी। ये सेग्रीगेट अलग-अलग हो गए तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहलाता है, ठीक है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट रैंडमली, कि रैंडमली सेग्रीगेट करेंगे, कोई भी फिक्स नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर किसके साथ जाने वाला है, रिचेस टू डिफरेंट गैमेट्स, ईच गैमेट receives only one factor of pair, so gametes are pure for a particular trait, it is known as a law of segregation, ठीक है। The segregation is essential during the meiotic division। गोला बक्सा बना लो, इसके बाहर भी इम्पोर्टेंट है। म्यूटिक डिवीजन इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। नॉन डिसजंक्शन को कभी-कभी इस लॉ का एक्सेप्शन की जैसे कंसीडर किया जाता है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ड्यूरिंग एनाफेज 2, एनाफेज 2 के कारण सेपरेशन हो रहा है होमोलोगस पेयर का, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर ये अपने पास कैपिटल टी है तो, और इसमें इसने अगर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस की तो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होना है, एक तरफ कैपिटल टी आ गया, दूसरी तरफ स्मॉल टी आ गया। यहाँ तक की बात सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिट डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपन ने पढ़ लिया, मेंडल के दो लॉज जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड थे उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है, दो चीजों को अपन साथ में कंसिडर करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन टुगेदर टुगेदर, ओके। यहाँ पे अपन ने मान लो कि मैं इतनी देर तो ले रही थी हाइट कम है या ज्यादा है, बीज गोल है या फिर झुर्रीदार है, इतनी देर तो मैं इतनी एक एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रही थी। अब मैं बोलूँ कि अपन दो दो कंसिडर कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर करते हैं और फिर देखते हैं अपने जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है। तो बेसिकली जो अपना जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आने वाला है वो अपन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। भले ही अच्छे से रट लेना, कैसे उसका बोर्ड बन रहा है एक बार के लिए समझ लेना, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप देखो इधर ये साइड वाला डायग्राम, जो पेरेंट्स वाले जनरेशन है उसमें मान लो कि मैंने दो कैरेक्टर को कंसिडर किया, राउंड और येलो, राउंड को कैपिटल आर, येलो को कैपिटल वाई, और रिंकल या ग्रीन ग्रीन जो इसके रेसेसिव ट्रेट है इनको रिंकल्ड, राउंड है या रिंकल्ड है, येलो है या ग्रीन है, ठीक है, इनको भी लिया। फिर इनके गैमेट्स क्या बनेंगे, ऑब्वियसली एक कैपिटल आर आ गया, एक कैपिटल वाई आ गया, एक स्मॉल आर आ गया, एक स्मॉल वाई आ गया, ये इसके गैमेट्स बन गए, ठीक है। अब F1 जनरेशन में अपने पास क्या है, राउंड और येलो, लेकिन ऊपर तो देखो राउंड और येलो प्योर थे, लेकिन यहाँ पे राउंड और येलो इज दिस, ठीक है। अब इसकी अपन F1 जनरेशन की करा देते हैं सेल्फिंग, और फिर F2 जनरेशन में अपने पास क्या कैरेक्टर आते हैं, ठीक है, क्या रेशियोज आते हैं जीन्स और जीनोटाइप के और फिनोटाइप के, ठीक है। उसके बारे में अपन देखेंगे। अपन ने जब इनकी सेल्फिंग कराई, अपने पास जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है, ठीक है,
फिनोटाइपिक रेशियो मतलब जो अपन उसमें देख क्या पा रहे हैं वो। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जीन के लेवल की बात है जो अपन को फिजिकली देख नहीं पा रहे हैं अपन, ठीक। राउंड येलो कितने पेड़ पौधे मिले अपन को? 9। राउंड ग्रीन कितने मिले? 3। रिंकल्ड येलो कितने मिले? 3। रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले? 1। ओके, तो अपना फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 9 3 3 1। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ऐसे ही मैं बात करती हूँ जीनोटाइपिक रेशियो की। जीनोटाइपिक रेशियो में अगर ये दोनों डोमिनेंट है, ये दिख रहा है आपको ऐसा एक ही है, तो मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया, इधर स्लाइड में इधर जो लिखा हुआ है वो देखो एक। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये ऐसे आपको दो दिख रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे दो दिखे। इसके अलावा कैपिटल आर और वाई तो कैपिटल, एक वाई कैपिटल एक स्मॉल, ऐसे मुझे कितने दिख रहे हैं? एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, ये भी दो ही ट्रेड दिख रहे हैं तो मैंने लिख दिया दो। अब इसके अलावा कैपिटल आर दोनों ही हेट्रोजाइगस है, ये दोनों हेट्रोजाइगस है, ऐसे मेरे को कितने केस दिख रहे हैं? ढूंढो। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 केस दिखे तो मैंने लिख दिया 4। अब फर्स्ट वन तो रेसेसिव है और सेकंड वन डोमिनेंट है, ऐसे मेरे को कितने दिख रहे हैं? पहले एक, ये देखो, पहले वाला रेसेसिव, दूसरे वाला डोमिनेंट, एक दिखा, ठीक है। इसके अलावा आर आर तो रेसेसिव है और कैपिट ये हेट्रोजाइगोट्स है, ऐसे मेरे को कितने दिख रहे हैं? एक यहाँ पे दिख रहे हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये दो हो गए। इसके अलावा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, एक मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा मैं देखूँ अगर दी कैपिटल, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मेरे से टाइप करने में, ये कैपिटल आर है, सॉरी दिस वन, ये कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, ऐसा मेरे को यहाँ पे ये अकेला ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई, सॉरी दोनों स्मॉल वाई है और ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, ऐसा मेरे को कितने देखने को मिल रहा है? एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यदि दोनों ही रेसेसिव वो ऐसा मुझे एक जगह पे देखने को मिल रहा है। तो इस चेकर बोर्ड को यदि आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ऊपर देखो दोनों ही डोमिनेंट है, सबसे नीचे देखो दोनों ही रेसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख लो इनका रेशियो क्या है आने वाला है। तो इस रेशियो को मैंने बेसिकली अच्छे से याद करने के लिए क्या लिखा है बीच में देखो, ऐसे लिख दो, यूजुअली 4 2 1 2 1, या फिर 1 2 1 2, ठीक है, 4 फिर उल्टा 2 1 2 1, ऐसे अपन को ये रेशियो याद रह जाएगा, ठीक है। जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो इसका कितना आया था? 9 3 3 1। जीनोटाइपिक रेशियो इसका क्या है? 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1। यहाँ तक की बात क्लियर है? बस यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जहाँ पे मैंने आपको कैपिटल आर बताया था, यही बताया था क्या? ठीक है। और इसको अगर दिया आपने एक बार हाथ से बना के देख लिया अच्छे से, तो ये रेशियो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ तक की बात समझ में आई? नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। जब अपन देख लिया है तो क्या इसके ऊपर भी कोई मेंडल का लॉ आया है? तो हाँ बिल्कुल, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। अब इस लॉ में अपन क्या देखते हैं, ये जो मेंडल मेंडल का थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके इसमें अपन क्या देखेंगे, ये लोग क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। The F1 generation plant produce two new phenotypes. So inheritance of seed color is independent from the inheritance of shape of seed. Otherwise, it cannot possible to obtain yellow wrinkle and green round type of seeds. This observation lead to Mendel's conclusion that
that different type of character present in plant assort independently during inheritance. This is known as law of independent assortment. नाम से पता चल रहा है इसको हिंदी में स्वतंत्र अपव्ययन का नियम बोल रहे हैं। ये इंडिपेंडेंटली हर कहीं पे भी जा सकते हैं, ये लो ये बता रहा है, ठीक है। बायोलॉजिकल बेसिस क्या है इस लो का? द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स शो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एट मेटाफेज प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज 1 एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। इसका एक्सेप्शन क्या है? दैट इज अ लिंकेज, इसका एक्सेप्शन है। तो इस लो का एक्सेप्शन देख लिया, इस लो के बारे में अपन ने बेसिक से डिटेल के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक बेक क्रॉस नाम की चीज है। बेक क्रॉस होता क्या है? बेक जा रहे हैं फिर अपन क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे नीचे अगर ये आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, मैं बेक जा रही हूँ, F1 से मैंने किसी पेरेंट का क्रॉस कराया है, ठीक है, बेक जाके मैंने क्रॉस कराया है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं जो अपना जो डोमिनेंट ट्रेट है उसके साथ अगर दी मैं क्रॉस कराऊँ, या फिर हो सकता है कि मैं रिसेसिव 1 के साथ क्रॉस कराऊँ। अगर दी मैं डोमिनेंट 1 के साथ क्रॉस करा रही हूँ, इसको अपन बोलेंगे आउट क्रॉस। आउट क्रॉस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर दी अपन ने कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया, अपन को ऑब्वियसली सारे पौधे लंबे ही दिखेंगे। ये जो स्मॉल टी वाला कैरेक्टर अपने आप में छुप जाएगा, क्योंकि इसके अलावा सारी चीजें डोमिनेंट है, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं आउट क्रॉस। क्या कर रहे हैं आउट क्रॉस में? अपन F1 वाले का डोमिनेंट वाले से, F1 जनरेशन का डोमिनेंट पेरेंट से अपन क्रॉस करा रहे हैं। सेकेंड है टेस्ट क्रॉस। अपन देखना चाह रहे हैं कि ये गेमिट है क्या, हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, ठीक। इसके लिए अपन टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। F1 जनरेशन का अपन ने स्मॉल टी से या रेसेसिव वाले ट्रेट से अपन ने क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो बेक्रॉस अपन F1 जनरेशन वाले इंडिविजुअल से क्रॉस करा रहे हैं। ये हो सकता है कि डोमिनेंट वाले से कराएं, हो सकता है रेसेसिव वाले से कराएं, उसके बिहाफ पे अपन देख लेंगे कि आउट क्रॉस है कि टेस्ट क्रॉस है। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। मेंडलिज्म से डेविएशन को शो करने वाली कौन कौन से लॉज है, या फिर मेंडल के जो एक्सेप्शन है लॉज के, उनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अपन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता के बारे में देखा था। अपूर्ण प्रभाविता, ये जो अगर ये आप साइड में डायग्राम लगा हुआ है उसको अच्छे से देखोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई रेड फ्लावर है और कोई पिंक फ्लावर है, अगर ये इनको क्रॉस कराया तो क्या बनना था? या तो 2 रेड 2 व्हाइट ऐसा कुछ बनना था, लेकिन ऐसा नहीं। F1 जनरेशन में अपने पास आए सारे रेड या रेड आए, ठीक है, व्हाइट आए, ठीक है, लेकिन बीच में इनका इंटरमीडिएट कलर कोई पिंक कलर के फ्लावर और आने लग गए, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना तो कंप्लीटली रेड डोमिनेंट हो पाया, ना ही कंप्लीटली व्हाइट डोमिनेंट हो पाया। यहाँ पे पिंक भी आ गए। इसका मजे की बात ये है कि यहाँ पे जो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है? जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों ही 1:1 है, जो कि यहाँ पे अच्छे से देखो 1:1, ठीक है। In this case, heterozygotes of an F1 progeny show a new phenotype which is intermediate to both of the parents. इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा के फ्लावर्स के बारे में अभी अपन ने देखा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कोरेंस नाम का साइंटिस्ट था, जिसने मिराबिलिस जलापा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा। इसको मिराबिलिस जलापा को अपन 4 o'clock प्लांट या फिर गुल ए बीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। 3 different type of plants are found in Mirabilis jalapa on the basis of flower color such as रेड भी हो सकता है, व्हाइट और पिंक और आ गए इधर। इसके अलावा मिराबिलिस जलापा में फ्लावर कलर के अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कुछ और एग्जांपल्स है, लाइक फ्लावर कलर इन एंट्रियम मेजर्स, जिसको कि अपन स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। इसके अलावा फेदर कलर इन एंडालुजियन फाउल, ठीक है। इसके अलावा स्टार्च ग्रेन साइज इन पी सीड्स, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स है जिनके बारे में अपन को ध्यान रखना है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अपन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करी। अब अपन लो ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन ही तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। अब अपन देखते हैं को डोमिनेंस क्या होता है। नाम से पता चल रहा है, इसको हिंदी में बोल रहे हैं सह प्रभाविता। प्रभावी हो रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ये देखो, AB ब्लड ग्रुप है।
ए भी ए बोला मैं तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर हूँ, बी बोला मैं भी डोमिनेंट वाला कैरेक्टर हूँ। तो क्या हुआ कि तू भी डोमिनेंट है। इसने बोला हाँ और ये बी बोला तू भी डोमिनेंट है तो चलो अपन दोनों ही एक्सप्रेस कर जाएँगे। ठीक है? तो ये हो गई कोडोमिनेंस। ठीक है? इसके अलावा कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इसके अलावा रोन कोट कलर इन काउज़, ये इसके 3 एग्ज़ाम्पल है कोडोमिनेंस के। ठीक है? In this case, heterozygotes or of one progeny shown in the show shows the phenotype of both parents. There is no blending of characters, whereas both character expressed equally. दोनों कैरेक्टर अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई है यहाँ पे। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अपन बात करते हैं एक मल्टीपल एलील बहु एलील होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके सबसे पहले अपन एग्जांपल देख लो कि जिससे अपन ने दिमाग में क्लिक रहेगी किस डायरेक्शन में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील 3 एलील होते हैं इसमें। एक तो ए है, एक बी है और जहाँ ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, उसको अपन आई बोल सकते हैं, ठीक है? एक पॉट कलर इन रैबिट्स यहाँ पे 4 एलील एक्सप्रेस करते हैं। आई कलर इन ड्रोसोफिला 12 एलील्स। सेल्फ इन कॉम्पैटिबिलिटी इन प्लांट्स, ठीक है? यहाँ पे भी मोर देन 1 एलील्स वर्क करते हैं। मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन कॉल्ड एज मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील आर फाउंड ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन हुआ उसी की वजह से मल्टीपल एलील का कंसेप्ट जनरेट हुआ होगा। मल्टीपल एलील्स आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल के बारे में अपन ने देख लिया, ठीक है? इसके अलावा मैं अगर दी एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करूँ, ठीक है? तो सबसे पहले देखो कि अपने पास एलील फ्रॉम पेरेंट 1 यहाँ पे दिख रहा है आपको और एलील फ्रॉम पेरेंट 2। अब इसके जो पेरेंट 1 और 2 की जो ऑफस्प्रिंग होगी उसका जीनोटाइप क्या-क्या हो सकता है? ब्लड टाइप क्या-क्या हो सकता है ऑफस्प्रिंग का इसके बारे में देखेंगे, ठीक है? तो मान लो पेरेंट 1 IA है और पेरेंट 2 भी IA है, तो नो डाउट ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप भी IA ए टाइप का होएगा और इसका ब्लड ग्रुप का टाइप क्या हो जाएगा? ए। अगर देखिए ए है, इसके पास क्या है? बी, तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा? AB। लेकिन AB बोले भई हम तो दोनों ही डोमिनेंट है, तो ये दोनों साथ में आ गए, तो ये क्या हो गई अपनी ए और बी कोडोमिनेंस। अब यहाँ पे ए और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब स्मॉल आई है, ठीक है? तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IA और I स्मॉल कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे, तो इसका ब्लड टाइप क्या हो जाएगा? A। इसके अलावा यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, ठीक है? पेरेंट 1 वाला B है और इसके पास A टाइप का एलील है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IA, IB और इसका ब्लड टाइप क्या हो जाएगा? AB, ठीक है? इसके अलावा अगर ये दोनों ही बी है, तो नो डाउट इनका जीनोटाइप भी IB-IB होएगा और इनका ब्लड टाइप भी IB-IB टाइप होएगा। अगर ये एलील 1 IB है, ठीक है? और अगर इसके पास कुछ ही नहीं है, लेकिन बी तो अपनो अपन को पता है डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? IB-I लेकिन जो ब्लड टाइप होएगा वो बी होएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मान लो कि इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? और इसका ब्लड टाइप क्या हो जाएगा? O। जहाँ पे ना A है, ना B है, वहाँ पे हो जाएगा O। ये बात क्लियर है? ये टेबल आप एक बार हाथ से लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? फिर अपन बात करते हैं प्लियोट्रोपिक जीन्स के बारे में। यहाँ पे अपन ने बात करी मल्टीपल एलील्स के बारे में, अब बात कर रहे हैं अपन प्लियोट्रोपिक जीन्स क्या होते हैं या बहुरूपी जीन्स क्या होते हैं। इसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है? तो आज का चैप्टर अपन यहीं क्लोज़ करते हैं। यहाँ तक एक बार अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करना, ठीक है? ताकि उससे क्या होएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।